हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका एडिटोरिया का 8वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था बिहार दरोगा के लिए। एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। ये आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए, पहला सवाल है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। बताइए पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला का आंसर, ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको क्या कहते हैं, माउंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, माउंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ठीक है। इसे माउंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया था। महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, दूसरा का आंसर बताइए क्या होगा। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बताइए, दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था आपका? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 1992 में। कब हुआ था आपका? 1992 हुआ था, ठीक है। और यह जो है आपका 1992 हुआ था, यह लागू कब हुआ था आपका? 24 अप्रैल 1993। कब लागू हुआ था आपका? 24 अप्रैल 1993 में। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में जो है लागू किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था आपका? मध्य प्रदेश था। कौन था? मध्य प्रदेश था, ठीक है। इस अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के विधानमंडल द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तीन का आंसर बताइए क्या होगा। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 का एच, या अनुच्छेद 243 का डी, या अनुच्छेद 243 का ई। बताइए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तीन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो तीन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 243 का क्या, डी, ठीक है। इसमें जो है, इसमें आपका जो है, इसमें महिलाओं महिलाओं इसमें महिलाओं फीमेल महिलाओं हो गया, एससी और एसटी से संबंधित आरक्षण के प्रावधान किए गए, ठीक है। 243 के डी में जो आपका आपका महिलाएं हो गया, आपका एससी हो गया, एसटी कास्ट जो हो गया, उससे संबंधित आरक्षण के प्रावधान किए गए, ठीक है। अब पंचायती राज दिवस तो आपको पता होगा कब मनाया जाता है आपका? 24 अप्रैल को। कब मनाया था? 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन आपका जो संविधान लागू हुआ था, ठीक है। सॉरी, संविधान आपका पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 लागू किया गया था, इसलिए आपका जो 24 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो आपका मनाया जाता है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, चार का आंसर बताइए क्या होगा। संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा, संबंधित राज्य के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। बताइए, चार का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए? क्या हो, ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो संविधान में दो या दो से अधिक राज्यों में संविधान में दो या दो से अधिक राज्यों में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, याद रखिए। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है, याद रखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, या संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। बताइए, पांच का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 में इसे क्या कहते हैं आप? मौलिक अधिकार कहते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपका अनुच्छेद 15, 16, जिसमें आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह किसको प्राप्त है आपका? गैर नागरिकों को भी प्राप्त, गैर नागरिकों को जो प्राप्त नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 ये जो आपका गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है।
ये सारा क्या आपके भारतीय नागरिकों को सब प्राप्त है, ठीक है। और इसके अलावा सभी अधिकार जो है गैर नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने अधिकार, जैसे आपका 14 हो गया, आपका 17 हो गया, आपका 20 हो गया, आपका 21 हो गया, 22 हो गया, 25, 23, 24, 25 जितना 28 तक आपका किसको, तो ये गैर नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है सारे अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार 1235 है, ठीक है। इसमें से ये आपका कुछ अधिकार है जो कि आपके मतलब बाहर के लोगों को जो प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें यह प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 12 नहीं प्राप्त है, आर्टिकल 16 प्राप्त नहीं है, आर्टिकल 19, 29, 30, ठीक है, ये प्राप्त नहीं है आपका, ठीक है। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन आर्टिकल में क्या क्या है तो कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। आर्टिकल 15 में क्या आपका 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 जन्म स्थान, जाति आधार, ये सब पे जो आपको भेदभाव नहीं किया जाए, जन्म स्थान, जाति आधार, ये सब पे आपका जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसमें आपका आर्टिकल 15 में। 16 में क्या आपका लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा, ये आर्टिकल 16 में है। और आर्टिकल 19 में क्या आपका, और आर्टिकल 19 में आपका जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और 29 में क्या आपका आज संख्या के लिए सरकार अच्छे प्रबंध करे, और 30 में आप संख्या अपनी संस्कृति बचाने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, ठीक है। ये सारे अधिकार, ये अधिकार जो आपका गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, मतलब गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, तो बताइए कौन सा। तो ये तो आपका नहीं होगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, नहीं है, देखिए 19, आर्टिकल 19 जो था प्राप्त था, नहीं था, तो यही आपका आर्टिकल 19 है, तो ये आपको प्राप्त नहीं है गैर नागरिकों को, ठीक है। और देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बताइए ये प्राप्त है, ये भी नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये भी आपका किस में 19 में आता है, ठीक है, तो ये भी प्राप्त नहीं है। और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और संवैधानिक निराकार का अधिकार, तो 5 का सी, संविधान निराकार का अधिकार, ये आपका विदेशी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, गैर नागरिकों को उपलब्ध है, ठीक है। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 का क्या था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 का आंसर बताइए क्या होगा। संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है, याचिका समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या सरकारी उपक्रम समिति। बताइए 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, प्राक्कलन समिति। तो संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है, प्राक्कलन समिति की, क्योंकि प्राक्कलन समिति में जो टोटल 30 सदस्य होते हैं, और 300 जो सदस्य होते हैं आपके, सभी क्या होते हैं आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, 300 जो होते हैं आपके लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अब लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, इसमें से आपका 15 सदस्य लोकसभा का होता है और 7 सदस्य जो आपका राज्यसभा का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो आपका प्राक्कलन समिति का होता है। तो 6 का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिए। और याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं आपके, 15 सदस्य होते हैं, किसमें, याचिका समिति में जो है टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 7 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा आपका पूछा संघ सूची का विषय नहीं, बताइए। जनगणना ये आपका संघ सूची का विषय है, ठीक है। और डाकघर बचत ये भी आपका संघ सूची का विषय है। कृषि आय से भिन्न आय पर ये भी आपका जो है संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह जो हमारा संघ सूची का विषय नहीं है, यह जो हमारा संघ सूची का विषय नहीं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण जो है ये हमारा किसका विषय है, हमारा यह समवर्ती सूची का, ठीक है। ये किसका है, यह समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची विषय, इसमें आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 8 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा, निम्न में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति, तो ये पहला ही हमारा जो सुमेलित नहीं है, पहला ही हमारा जो है सुमेलित नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था आपका, 1938 को, कब हुआ था, 1938 को हुआ था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, 1938 में हुआ था, ना कि 1949 में। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं हमारा, तो पहला ही हमारा जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है, पहला ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, 1968 में, 1969 में, 1972 में, 1977 में। बताइए 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
और ऑप्शन नंबर ए कब 1968 में। ठीक है, तो पूछा गया है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था आपका 29 जून 1968 को किया गया था। ठीक है, और कब तक रहा था आपका 26 फरवरी 1969 तक रहा था। कब तक रहा था 26 फरवरी 1969 तक जो है लागू रहा था। ठीक है, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे नित्यानंद कानूंगो थे। कौन थे बिहार के राज्यपाल कौन थे उस टाइम नित्यानंद कानूंगो थे। ठीक है, अब बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार कब लागू हुआ था आपका 2005 में बिहार में। ठीक है, 2005 में। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार कब लागू हुआ था आपका 2005 में हुआ था। ठीक है, अब तक टोटल जो है बिहार में जो है 8 बार जो है बिहार में टोटल जो 8 बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कितने बार 8 बार। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। ठीक है, इस अधिनियम में जो है 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम में जो है 321 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स है। ठीक है, और कितने अनुसूचियाँ 10 अनुसूचियाँ जो थी इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, यह याद रखिएगा। वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है। पर्यावरण, निकेत, बायोम या जैविक समुदाय। बताइए 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या कहलाता है निकेत। क्या कहलाता है निकेत। तो एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं निकेत कहते हैं। ठीक है, नर नाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। गुजरात में, हरियाणा में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। बताइए 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे है महाराष्ट्र में। तो नर नाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिए। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपका महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ आपका महाराष्ट्र में। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान यह भी कहाँ आपका महाराष्ट्र में। तदोबा तदोबा राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपका कहाँ महाराष्ट्र में है। चांदोली एक आपका चांदोली राष्ट्रीय उद्यान यह भी कहाँ आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सारे आप महाराष्ट्र के फैक्ट याद रखिएगा। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक के उदाहरण है। शीशा, कागज, फल या इनमें से सभी। बताइए 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर है कौन सा ऑप्शन नंबर शीशा। ठीक है, तो वैसा प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपको जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक कहलाता है। ठीक है, वैसा प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता वो क्या कहलाता है वही उसी को क्या कहते हैं अनिम्नीकृत प्रदूषक कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण हो गया आपका प्लास्टिक हो गया। जैसे आपका उदाहरण क्या हो गया प्लास्टिक हो गया, रेडियो सक्रिय तत्व हो गया, शीशा हो गया। ये सब क्या आपका जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 14 का आंसर बताइए क्या होगा। किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा नहीं, पहला गलत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा, ये भी गलत है आपका। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ये आपका सही है। तो उस 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में भारत में कितने वनावरण क्षेत्र आपका 21 पॉइंट कितने हैं 21.71%। 21.71% वर्तमान में भारत में वनावरण प्रतिशत कितना 21.71% है। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताइए वातावरण निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होता है। बताइए ऑप्शन आपको दिया गया। बताइए किसके कारण जो आपका किसकी अधिकता के कारण जो आपका अम्ल वर्षा होता है। बताइए 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कौन सा होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। ठीक है, तो कौन सा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये इसके कारण होता है। और ओजोन ये भी नहीं आपका। और सल्फर डाइऑक्साइड इससे भी होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों के कारण जो है आपका
आपका जो ये दोनों का अधिकता कारण क्या होता है, वातावरण में अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। इस वर्षा के कारण जो है वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया एवं संगमरमर की इमारतों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 4, ठीक है। तो 2 4 किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य द्वारा मनपराई मुकुरुकु को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बताइए। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, बताइए। 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या क्या हो, तमिलनाडु, ठीक है। तो मुरुक्कू खाद्य सामग्री की एक विशेष किस्म का नाश्ता है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले के मनपराई शहर के नाम पर रखा गया है। इसे खाद्य सामग्री की कैटेगरी में जीआई टैग तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 17 का आंसर बताइए क्या होगा। एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे। RRR, गुलाम, रंग दे बसंती, आदेश, कश्मीर फाइल्स, बताइए। 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, किसके, RRR के, किसके, RRR के, ठीक है, ठीक है। इनका जो है यह जो थे आपके भारतीय फिल्म RRR में जो थे अंग्रेज ऑफिसर की भूमिका निभाई थी, ठीक है। इनका निधन जो आपका 58 वर्ष की उम्र में इटली में हो गया था, ठीक है। किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, चीन। तो वर्ष 2022 में चीन के बर्थ रेट में रिकॉर्ड जो है गिरावट दर्ज हुई है, ठीक है। इतनी गिरावट वर्ष 1961 के बाद पहली बार देखी गई है। चीन की औसतन 1.1% आबादी प्रतिवर्ष कम हो रही है चीन की, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई, कहाँ पे, तो चीन में हुआ, ठीक है। मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान, बताइए। 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो मध्य एशिया स्थित उज्बेकिस्तान में हुए संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया, ठीक है। उज्बेकिस्तान के संविधान का मसौदा आधुनिक विभिन्न वैश्विक कानूनों और मापदंडों और भारत सहित 190 देशों के संविधान की जांच के बाद तैयार किया गया है, जो उज्बेकिस्तान को विकास और समृद्धि के नए रास्ते पर ले जाएगा। जनमत संग्रह उज्बेकिस्तान के मौजूद संविधान के लगभग 2/3 भाग को बदलना चाहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया। म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान, बताइए। 20 का आंसर हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे, तो म्यांमार में, ठीक है। तो मई 2023 में चक्रवात मोचा, तो कौन सा चक्रवात था आपका, मोचा, ठीक है। तो इस चक्रवात का नाम रखे, क्या नाम था, चक्रवात का नाम था मोचा। तो मोचा चक्रवात, तो ये कहाँ आया था आपका, म्यांमार में आया था, ठीक है। तो 2023 में चक्रवात मोचा म्यांमार से टकराया था। यह चक्रवात म्यांमार के तटीय इलाके तथा कई अन्य शहरों में तबाही मचा दी। भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार के लोगों की मदद के लिए जो ऑपरेशन करुणा चलाया था, ठीक है। तो याद रखिए मोचा चक्रवात कहाँ था आपका, म्यांमार में आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया। मिस्र, जापान, पाकिस्तान या नेपाल, बताइए। और किसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, किसको, मिस्र को, ठीक है, ठीक है। टू एनडीबी का स्थापना कब हुआ आपका, एनडीबी का स्थापना जो 2014 को हुआ, किसने किया इसका स्थापना, तो ब्रिक्स देशों ने किया, ठीक है। तो ब्रिक्स देश में कौन कौन आपका, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये ब्रिक्स देशों ने जो है आपका ब्रिक्स बैंक की स्थापना किया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एनडीबी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब किया, एनडीबी स्थापना 2014 में किया, ब्रिक्स देशों ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा एवं विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था, ठीक है। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश हैं कौन कौन से आपके, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, भारत, रसिया, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, उरुग्वे तथा मिस्र है, ठीक है। तो वर्तमान में एनडीबी के सदस्य कौन कौन है आपके,
तो बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, भारत, रसिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, उरुग्वे तथा मिस्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वर्ष 2021 में बांग्लादेश, यूएई तथा उरुग्वे को एनडीबी में शामिल किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है आपका 2021 में जो 3 देशों को जो इसमें शामिल किया गया था, किस किस को शामिल किया गया था आपका? बांग्लादेश को किया गया था, यूएई को किया गया था और उरुग्वे को किया गया था। किसको? उरुग्वे को किया गया था। ठीक है, ये 3 देशों बांग्लादेश, यूएई तथा उरुग्वे को शामिल किया गया था। ठीक है, अब 2023 में किसको शामिल किया गया आपका? 2023 में तो मिस्र को शामिल किया गया। किसे? मिस्र को। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 22 कौन सा बताए क्या होगा? रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई थी? ओपेक, ब्रिक्स, G7 या G20? बताइए 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? G7। ठीक है, G7। तो जापान के हिरोशिमा शहर में जो है G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मई 2023 में मुलाकात की थी। ठीक है, जापान के हिरोशिमा शहर में, ठीक है, हुआ था यहाँ पर G7 का समिट। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा था कि यूक्रेन जंग इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। भारत इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। चलिए 23 का आंसर बताइए क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? E20 किससे संबंधित है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का संगठन या पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण, पेट्रोल का 20% कम इस्तेमाल का प्रोत्साहन, G20 देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना। तो बताइए 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। तो E20 मतलब क्या होता है आपका? इथेनॉल। इसमें ई का मतलब क्या हो गया आपका? इथेनॉल। क्या हो गया? ई का मतलब क्या आपका? इथेनॉल। ठीक है, तो E20 मतलब इथेनॉल 20 एक प्रकार का मिक्स ईंधन मतलब फ्यूल है। ठीक है, इस प्रकार के फ्यूल में 20% इथेनॉल और 80% क्या रहेगा? पेट्रोल रहेगा। ठीक है, इसमें 20% इथेनॉल और 80% क्या रहेगा आपका? पेट्रोल रहेगा। ठीक है, तो इथेनॉल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य स्रोत क्या है आपका? गन्ना, चावल की भूसी तथा मक्का है। तो इथेनॉल का मुख्य स्रोत क्या है आपका? गन्ना, चावल की भूसी तथा मक्का है। ठीक है, पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के टर्मिनल में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय? बताइए 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल शक्ति मंत्रालय ने जो है कैच द रेन अभियान 2023 का मुख्य उद्देश्य जल को संरक्षित करना है। ठीक है, चलिए 25 का आंसर बताइए क्या होगा? भारत की कंपनी पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या हरियाणा? 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, तो पॉड टैक्सी एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जो बिना ड्राइवर के चलेगी, जो है बिना ड्राइवर के चलेगी। यह एक ऑटोमेटिक कार की तरह होती है। इसमें यात्रियों की बैठने की संख्या निश्चित रहती है। यह पर्यावरण के हिसाब से बेहतर माना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में होगी। इस टैक्सी के माध्यम से नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सेक्टर 21 फिल्म सिटी से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। ठीक है, चलिए 26 का आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? बताइए 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या? जम्मू कश्मीर। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने को जो है 9 फरवरी 2023 को 9 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ लगभग 59 लाख टन लिथियम के भंडार हैं। ठीक है, तो कहाँ प्राप्त हुए आपका? जम्मू कश्मीर के रियासी जिला, जम्मू कश्मीर के
रियासी जिले में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो है लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ लगभग 59 लाख, यहाँ कितना 59, यहाँ जो 59 लाख, कितना 59 लाख जो है लिथियम का भंडार, यहाँ लगभग 59 लाख लिथियम के भंडार हैं। ठीक है, लिथियम क्या होता है, एक रासायनिक तत्व है। लिथियम क्या होता है, एक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक Li होता है। यह सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 6.941 होता है। ठीक है, इसका उपयोग, लिथियम का उपयोग जो है मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। भारत अभी लिथियम के दूसरे देशों पर निर्भर करता है। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति को गैको मिजोरामेंक्स की खोज किस राज्य में हुई? लद्दाख में, केरल में, मिजोरम में या सिक्किम में? बताइए 27 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए 27 का आंसर, बताइए 27 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या, मिजो, इसमें मिजो शब्द आ रहा है, मिजो रामेंसिस, तो मिजो शब्द आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए मिजोरम, मिजो किस में, तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी, किस में, मिजोरम में। तो ये कहाँ पर पाया गया, मिजोरम में। ठीक है, याद रखिए। तो ये प्रजाति छिपकली बॉडी, त्वचा और पूंछ की बनावट इस प्रकार होती है जो इसे उड़ने में मदद करती है। यह शिकारी जीवों से खुद को बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ सकती है। इसकी खोज आपको मिजोरम में हुई है। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम के अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? बताइए 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ। ठीक है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की यह रिपोर्ट जो है 6 फरवरी 2023 में पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण 2227 मौतें हुई, जिसमें बिहार में जो है 418, और असम में कितना 257, और यूपी में कितना है 201, और महाराष्ट्र में कितना 199। ठीक है, राज्य शामिल है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुआ आपका? बिहार में कितना 418। ठीक है, उसके बाद कहाँ आपका? असम में कितना 257, उसके बाद यूपी में कितना आपका 201, उसके बाद क्या महाराष्ट्र में कितना 199। ठीक है, याद रखिए। वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? 150, 158, 161 या 180? बताइए 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना 161। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है आपका? 161 है। ठीक है, और इसके पहले आपका 2022 में कितना स्थान था? 150, कितना था? 150 था। ठीक है, 2022 में 150 था, और 2023 में कितना हो गया आपका? 161 हो गया। ठीक है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है आपका? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट का उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? एम.वी. रमन्ना, उदय उमेश ललित, शरद अरविंद बोबरे या डी.वाई. चंद्रचूड़? बताए 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसको? डी.वाई. चंद्रचूड़ को। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को देश और दुनिया में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा जो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया। इस पुरस्कार से डी.वाई. चंद्रचूड़ को 11 फरवरी 2023 को सम्मानित किया गया। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी, या लॉस एंजलिस टाइम्स के कर्मचारी, या दी न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार यूक्रेन के युद्धग्रस्त मारियोपोल में साहसी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। इन्हें रिपोर्ट जो है यूक्रेन के युद्धग्रस्त मारियोपोल में साहसी रिपोर्टिंग के लिए जो है दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी, सुब्रमण्यम जयशंकर, नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किसको? नरेंद्र मोदी को। ठीक है,
तो फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी, तो फिजी का भी पूछा जा सकता है कि फिजी के प्रधानमंत्री कौन है आपका सितविनी कौन है, सितविनी राबुका, कौन है सितविनी राबुका जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने जो है फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मानित किया, ठीक है। और यह जो है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फिजी देश की राजधानी क्या आपका सूबा, फिजी की राजधानी क्या आपका सूबा, फिजी की राजधानी क्या आपका सूबा, ये कहाँ पर स्थित है, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रपति कौन आपका विलियम कांटो नी बेरे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है, मुंबई, विदर्भ, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र। बताइए 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र टीम ने जीता है, ठीक है। और इसके पहले आपका 2019-20 में भी जो आपका हासिल किए, इससे पहले भी आपका सौराष्ट्र कप जीता था, 19-20 में भी जीता था सौराष्ट्र, ठीक है। और 22-23 में इसने जो है पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराया। सौराष्ट्र टीम ने जो है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल को हराया 9 विकेट से हरा कर, कितना 9 विकेट से हराया सौराष्ट्र टीम को, सॉरी वेस्ट बंगाल टीम को जो है 9 विकेट से हरा कर जो है सौराष्ट्र टीम जो है जीता रहा, ठीक है। सौराष्ट्र के पूछा जा सकता है कि कप्तान कौन थे, सौराष्ट्र टीम के पूछेगा कप्तान कौन थे, तो याद रखिए कौन थे, जयदेव उनाडकट, ठीक है। तो सौराष्ट्र के कप्तान कौन थे, जयदेव उनाडकट, ठीक है। इन्हें जो है मैन ऑफ द मैच रहे, यह जो है मैन ऑफ द मैच रहे, ठीक है। इन्होंने फाइनल में 9 विकेट ली, ठीक है, याद रखिएगा। आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताइए 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कितना स्थान आपका, पहला। तो आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग 2023 में जारी किया गया। इसमें भारत के 25 मैच में जो है 3031 पॉइंट और 121 रेटिंग है, ठीक है। तो भारत जो है आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या आपका, पहला। और दूसरा स्थान पे कौन आपका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा स्थान पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा स्थान पे कौन आपका, इंग्लैंड, तीसरा स्थान पे आपका इंग्लैंड, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या मेघनाथ देसाई। बताइए 35 का आंसर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कौन, मेघनाथ देसाई, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस। बताइए 36 का आंसर हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ की, पापुआ न्यू गिनी की, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री 21 मई 2023 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित देश पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। वे इस देश में जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्प मारेप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। जेम्प मारेप जो है पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, जेम्प मारेप। चलिए 37 का आंसर बताइए, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 के किस देश में आयोजित किया गया, भारत, वियतनाम, सिंगापुर या थाईलैंड। बताइए तो 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे किया गया, सिंगापुर में किया गया, कहाँ पे किया गया, सिंगापुर में किया गया, ठीक है। और इसमें जो आपका, इसमें भारत के जो समुद्री जहाज कौन कौन से, भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज कौन कौन से थे आपके, INS सतपुरा, और कौन था आपका INS दिल्ली, और INS दिल्ली। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मतलब भारत के जो इसमें शामिल हुआ था भारतीय नौसेना जहाज का नाम क्या था, तो INS सतपुरा और क्या था, INS दिल्ली ने जो है इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। और आसियान पर बता, आसियान फुल फॉर्म क्या होता है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है आसियान फुल फॉर्म, होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, ठीक है। इसमें आपका कौन कौन सा देश शामिल है, आपका ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड और वियतनाम है, ठीक है।
तो ये आपका जो आसियान का फुल फॉर्म है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर, जकार्ता, जो कि जकार्ता कहाँ पर, इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है, जकार्ता में, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ हुआ था आपका, सिंगापुर में होता है, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 8%, 10%, 12% या 15%। 38 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 12%, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है, 0.47%, 1.98%, 2.47% या 2.98%। बताइए 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना, 2.98%, ठीक है, कितना, 2.98%। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है, हम भारत के हैं, हम भारत के लोग, मैं भारत के लोगों में से एक हूँ, हम लोग भारत के मतदाता हैं, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता, तुम भारत हो और हम भारत के मतदाता, मतदान करने वाले लोग। बताइए 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। ये जो था भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जो है इस गीत को लॉन्च किया, कौन सा, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता, ठीक है, याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या है आपका, चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए एक 41 का आंसर बताइए क्या होगा। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं। बताइए 41 का आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना दौरान। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था आपका, 1985 से 86 हुआ था, कब हुआ था, 1985 से 86 में हुआ था, ठीक है। इस समय जो था 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था आपका, 1985 कितना था, 1990 तक था। ये जो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, इसी दौरान जो आपका इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1985-86 हुआ था, ठीक है। गरीबी के दुष्ट चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, प्रोफेसर रैगनर नरकसे ने या इनमें से सभी। बताए 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन क्या था, प्रोफेसर रैगनर नरकसे ने किया था, ठीक है। तो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रैगनर नरकसे द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत का अर्थ है कि जहां गरीबी के कारण गरीब होने से है, अर्थात निर्धनता एक दुष्चक्र है जो व्यक्ति को निर्धनता की परिधि से बाहर नहीं आने देता, ठीक है। चलिए 43 का आंसर बताइए क्या होगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है, बताइए 43 का आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा प्रति व्यक्ति निम्न आय है आपका है, ठीक है। निम्न आश्रितता अनुपात ये नहीं है आपका। पूंजी निर्माण की उच्च दर ये भी नहीं आपका। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल ये था आपका। तो कौन सा आपका पहला और कौन सा चौथा, पहला और चौथा आपका है, कौन सा पहला और चौथा। तो किस में हमारा पहला चौथा ऑप्शन नंबर सी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो याद रखिए उपयोगिता से तात्पर्य है अधिकतम लाभ प्रदान करना, अधिकतम हानि प्रदान करना, आवश्यक को संतुष्ट करने की शक्ति या इनमें से सभी। बताइए 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त व्यापक लाभों से है, अर्थात हम किसी वस्तु और सेवाओं के अधिकतम लाभ प्राप्त की सीमा के रूप में भी देख सकते हैं। चलिए 45 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, खनन, विनिर्माण, निर्माण या प्रसंस्करण। बताइए 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा खनन, क्या हो जाएगा खनन, ठीक है। तो पूछा कौन सा आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, खनन। खनन आपका किस में आता है, यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, किस में आता है, यह प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। जैसे खनन हो गया आपका, कृषि हो गया, ये सब क्या है आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपका द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, आपका विनिर्माण आता है, निर्माण आता है, प्रसंस्करण, ये सब क्या आता है आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, किस में आता है आपका, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी
साम्राज्य मिला लिया गया था? जयपुर, सतारा, अवध या संभलपुर? बताइए 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? अवध को। ठीक है, तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। तो अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह थे। ठीक है, इन पे जो है कुप्राशन का आरोप लगा करके जो है अवध को अपने राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो अवध पे कुप्राशन का आरोप लगा करके जो है अपने राज्य में मिला लिया था कौन? लॉर्ड डलहौजी मिला लिया था। ठीक है, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वीं अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, राजेंद्र प्रसाद ने या RN माधवलकर ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर चित्तरंजन दास। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका बिहार के गया में हुआ था। ठीक है, 37वां कब हुआ था? आपका बिहार के गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के गया में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था यह? 1922 को हुआ था। कब हुआ था आपका ये? 1922 को हुआ था। ठीक है, इसमें अध्यक्षता किसने किया था? आपका देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? देश बंधु चित्तरंजन दास ने जो इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? MR जयकर या BS मुंजे या श्रीनिवास शास्त्री या AB दोनों? बताइए 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, AB दोनों। ठीक है, A और B दोनों आपका क्या था? ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आपका कब किया गया था? 12 नवंबर 1930 को। कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ठीक है, और कब तक चला था आपका? 19 जनवरी 1931 तक चला था। कब चला था? 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है, तो इसका जो है इसका अध्यक्षता जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है, इसमें हिंदू महासभा की ओर से इसमें जो है हिंदू महासभा की ओर से जो है BS मुंजे एवं डॉक्टर MR जयकर ने जो है भाग लिया था इसमें। ठीक है, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? 1936, 1912, 1911 या 1909? बताइए 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कब? 1911। तो 1911 तो 12 दिसंबर 1911 को, तब 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। ठीक है, तो 1911 में घोषणा हुआ और 1912 में जो है बन गया। 1911 में घोषणा हुआ, 1912 में जो है बन गया। ठीक है, तो 1912 में कब? 1 अप्रैल 1912 को। कब? 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार जो बंगाल से अलग कर दिया गया। बंगाल से जो है बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो बंगाल से बिहार को जो है अलग कर दिया गया। ठीक है, और नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 50 का आंसर बताइए क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई? मलेशिया, सिंगापुर, जापान या जर्मनी? बताइए 50 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना जो है 1942 में कहाँ किया गया? आपका बर्लिन, जर्मनी में। कहाँ किया गया? बर्लिन कहाँ आपके? ये जर्मनी। ठीक है, तो बर्लिन में किया गया। ठीक है, 1942 में। आज़ाद हिंद रेडियो का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? जर्मनी में था। कहाँ पे था? जर्मनी में था। ठीक है, तो लेकिन बाद में इसे सिंगापुर तथा फिर रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जो था आज़ाद हिंद रेडियो का जो पहले मुख्यालय था वो कहाँ था? आपका जर्मनी में था। लेकिन बाद में जो है आपका जर्मनी से बाद में कहाँ कर दिया गया? आपका फिर सिंगापुर कर दिया गया। कहाँ कर दिया? सिंगापुर कर दिया गया। फिर सिंगापुर से कहाँ कर दिया गया? आपका रंगून कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, अब बोले शुरुआत कहाँ किया गया था? जर्मनी में किया गया। पूछेगा जर्मनी के बाद कहाँ पे? सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद कहाँ कर दिया गया था? रंगून में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 51 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बताइए 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आप पढ़े होंगे कहाँ पे बलिया में किया गया था और सतारा में किया गया था और कहाँ किया गया था? आपका मिदनापुर में किया गया था। ठीक है, लेकिन आपका अवध में जो आपका नहीं किया गया था, अवध में जो नहीं किया गया था कहाँ कहाँ? बलिया, सतारा, मिदनापुर। तो 1, 2, 3, तो किस में? हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो समानांतर सरकार गठन कब किया गया था आपका? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आपका 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आपका 1942 में आपका बलिया, सतारा तथा मिदनापुर में समानांतर सरकार स्थापना किया गया था। कब? 1942 में। ठीक है। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक हैं तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर या रामदास। बताइए 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? रामदास। तो दासबोध मराठी संत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना रामदास ने मराठी भाषा में की थी। किस भाषा में? मराठी भाषा में की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सम्मिलित है? चलिए बताइए। 53 का बताइए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूछा कौन सा सही सम्मिलित है आपका। ठीक है, तो चलिए बताइए। लॉर्ड डलहौजी बोला गया सहायक संधि, तो लॉर्ड डलहौजी पूछा गया यहाँ पे आपसे सहायक संधि, तो क्या आपका पहला सही है? नहीं, पहला क्या आपका गलत है, क्योंकि सहायक संधि किसने शुरू किया था? आपका लॉर्ड बेलेजली। किसने किया था? लॉर्ड बेलेजली ने किया था। ठीक है, तो सहायक संधि शुरुआत किसने किया था? आपका लॉर्ड बेलेजली ने किया था। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा दिया गया आपका स्थानीय स्वशासन का जनक बोला गया लॉर्ड मिंटो, तो स्थानीय स्वशासन का जनक जानते हैं कौन थे? आपके लॉर्ड रिपन थे। कौन थे आपके? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, ये थे, ना कि लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया। तीसरा वॉरेन हेस्टिंग्स, ये घेरे की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स जो घेरे की नीति, ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, घेरे की नीति की शुरुआत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, ये हमारा सही है। तो पूछा कौन सही सुमिलित हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सही सुमिलित है। राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? बताइए। आगरा, मथुरा, जयपुर, दिल्ली या बंगाल। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, आगरा, चेन्नई। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन या वाराणसी। आगरा, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी या मथुरा। बताइए 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो राजा जयसिंह एक कुशल शासक के साथ खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने खगोलीय गणना हेतु 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। इन्होंने जो 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। ठीक है, कहाँ कहाँ? मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। ठीक है, चलिए 55 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? रोपड़, हड़प्पा, धौलावीरा या इनमें से कोई नहीं। बताइए 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा का प्रमुख स्थान है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खनन के दौरान जो आपका 837 का स्थान और समाधान पेटियां एवं स्वास्तिक चिन्ह का जो है प्राप्त हुआ। ठीक है, हड़प्पा से, तो ये भी याद रखिए। और जानते ही हड़प्पा खोज कब हुआ था आपका? 1921 में। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मराठों के, राजपूतों के, बहमनियों के या इनमें से कोई नहीं। बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है किसके? तो मराठों के। तो सर्वप्रथम मोडो लिपि का प्रयोग मराठाओं के लेखों में किया गया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जानते हो कौन थे? शिवाजी थे। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके शिवाजी थे। ठीक है, ये तो पता होगी आपको। तो मोडो लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया? आपका मराठाओं के। ठीक है, ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो हमारा असत्य है? असत्य पूछा है, बताइए कौन सा हमारा कथन जो असत्य है? बताइए 57 का। तो इस काल में बाल विवाह प्रचलित था। इस काल में आपका बाल विवाह प्रचलित था नहीं, ये आपका गलत है। पहला आपका गलत है, पहला ही हमारा गलत है। ठीक है, तो पूछा गया कौन सा हमारा असत्य है, तो पहला ही हमारा जो असत्य है। ठीक है, और इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, ये सही है आपका। यह समाज प्रति सकारात्मक था, ये सही है। लेकिन पहला जो हमारा यह गलत है, पहला जो है ये हमारा गलत है। ठीक है, तो पूछा गया कौन सा हमारा जो गलत है, तो पहला। चलिए बताइए 58 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य मिला लिया? बताइए 58 का आंसर बताइए कौन हो जाएगा। उदाइन होगा, अजातशत्रु होगा कि बिंबिसार होगा, इसे सुना होगा। बताइए 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? शिशुनाग। कौन हो जाएगा? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को जो हराकर जो मगध पर सिंहासन शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। सत शिशुनाग। मगध ने किस शासक ने अवंती पर अधिकार किया था? तो वो शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने जो है हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे? हर्यक वंश के अंतिम शासक थे आपके नाग दशक। कौन थे? नाग दशक। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नाग दशक। इसको जो हरा करके जो है इन्होंने जो है शिशुनाग ने जो है ना शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो ये तो आप पढ़े होंगे आप हिस्ट्री, तो आपको पता होगी। ठीक है, तो इसी ने जो है अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य मिला लिया था। किसने? शिशुनाग ने। ठीक है, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ट्रैंकवोर, श्रीरामपुर, कलिकट या मसूलीपट्टनम। बताइए 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ पे? ट्रैंकवोर। ठीक है, कब किया था?
16 ईस्वी में, कब क्या था, 1616 ईस्वी में क्या था, ठीक है। तो 1616 ईस्वी में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, ठीक है। 1616 ईस्वी में जो है डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकबूर तंजौर में स्थापित किया था। ये कहाँ आपका, ट्रैंकबूर कहाँ आपका, ये आपका तंजौर में, कहाँ आपका, तंजौर में, ठीक है। ये यहाँ पहले फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है। और 1616 ईस्वी में जो है आपका डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, कब, 1616 ईस्वी में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और दूसरी जो है आपका, और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था आपका डैनिश ने, तो कहाँ पे किया था, 1676 ईस्वी में। कहाँ पे किया था, 1676 ईस्वी में किया था श्री रामपुर में। कहाँ पे किया था, श्री रामपुर में। कहाँ पे किया था, श्री रामपुर। दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया श्री रामपुर। श्री रामपुर कहाँ आपका, वेस्ट बंगाल में। कहाँ, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हमारा हो गया 59 का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे सुधर्मन, अस्तुलभद्र, जमाली या इनमें से कोई नहीं। बताइए 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे, जमाली, ठीक है। तो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी आपका कौन था, जमाली था। जमाली कौन था, इनके दामाद थे। कौन थे, महावीर स्वामी क्या थे, दामाद थे। तो महावीर स्वामी पुत्री का नाम क्या था, नोजा, अनुजा या प्रियदर्शनी। क्या नाम था, अनुजा या प्रियदर्शनी नाम था, ठीक है। क्या नाम था इनके पुत्री का, क्या नाम था, अनुजा या प्रियदर्शनी था, ठीक है। उन्हीं का जो हस्बैंड था जमाली, तो यही इनके दामाद जो थे प्रथम इनके शिष्य थे, ठीक है। याद रखिए। अब महावीर स्वामी का जन्म पूछा कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था आपका, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था आपको, 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था, त्रिशला था। क्या था, त्रिशला था, ठीक है। और महावीर को 12 वर्ष की कठिन कठिन तपस्या बाद जो 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था, और 12 साल बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ था। मतलब 42 साल की उम्र में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो रिजुपालिका नदी किनारे हुआ था। कहाँ पे, रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, जाम्भी ग्राम में हुआ था, रिजुपालिका नदी किनारे हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, बताइए। जस्ता, लोहा, क्रोमियम या निकल। बताइए 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, जस्ता। क्या हो जाएगा, जस्ता, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में जस्ता नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो आपका जस्ता नहीं होता है, ठीक है। बाकी लोहा होता है आपका, लोहा, कितना परसेंट होता है आपका, 73% आपका लोहा होता है। आपका क्रोमियम कितना परसेंट होता है, 18% आपका क्रोमियम होता है। और निकल कितना परसेंट होता है आपका, 8% होता है। निकल कितना होता है, 8% होता है, ठीक है। और इसमें कार्बन भी रहता है, कार्बन कितना, 1% कार्बन भी रहता है इसमें, ठीक है। यह कठोर होता है, ठीक है, तथा इसमें जंग भी नहीं लगता। इसमें जंग जो आपका नहीं लगता, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। इसका प्रयोग जो है बर्तन, ब्लेड आदि बनाने में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, हृदय, यकृत, मस्तिष्क या आंख। बताइए 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्तिष्क, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, ई जी बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी एम पी स्क्वायर एम, पी स्क्वायर बाय एम या पी स्क्वायर बाय 2m। तो बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 64 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, स्थिति और समय, वेग और समय, विस्थापन और वेग या वेग और त्वरण। बताइए 64 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, वेग और समय। क्या हो जाएगा, वेग और समय, ठीक है। तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका उपयोग त्वरण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए ज्ञात करने किया जाता है, त्वरण ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है, धारामापी, वोल्टमीटर, जनित्र या इनमें से कोई नहीं। बताइए 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या, जनित्र। तो जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनित्र मतलब जनरेटर जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तब विद्युत जनित्र मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तथा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा।
चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं बताइए। चुंबक के केंद्र से, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, या चुंबक के दक्षिण ध्रुव से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहाँ से? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है बताइए 67 का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत फ्यूज का सिद्धांत क्या आपका? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो फ्यूज क्या आपका? एक विद्युत में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के कारण असामान्य रूप से उच्च धाराओं से बचाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एक विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फ्यूज में जो होता है गलनांक क्या होता है? गलनांक क्या होता है आपका? निम्न होता है। गलनांक क्या होता है आपका? निम्न होता है। गलनांक जो होता है आपका निम्न होता है। ठीक है, और प्रतिरोध क्या होता है आपका? उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से जो है बच जाए। ठीक है, चलिए 68 का आंसर बताइए क्या होगा? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। बताइए 68 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में आपका क्या कर रहा था? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, नाभिक में आपका जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, जिस कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित होता है। किसमें? आपका नाभिक में। ठीक है, तो नाभिक में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, प्रोटॉन धनात्मक होता आवेश वाला कण है तथा न्यूट्रॉन क्या उदासीन होता है। ठीक है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है आपका? धनावेशित होता है। ठीक है, चलिए 69 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या परिवर्तित रहता है। बताइए 69 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है, जिससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में जो है निम्न होता है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं होती है? पूछा गया है। बताइए कौन सा नहीं होती है? आसवन या उत्पादन या क्रिस्टलीकरण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं होती है? तो आपका आसवन। कौन सा नहीं होता? आपका आसवन नहीं होता। ठीक है, आसवन क्या कहता है? डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आसवन का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए जो है किया जाता है। आपका आसवन का उपयोग किया जाता है तरल अशुद्धियों के लिए। ठीक है, तो पूछा गया यहाँ पे ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न से कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? आपका उत्पादन किया जाता है और क्रिस्टलीकरण किया जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रक्रिया जो है आपका, ये दोनों जो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है, लेकिन आपका आसवन का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। आसवन का उपयोग किस में होता है आपका? तो तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। बताइए 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटाशियम? बताइए 72 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? पोटाशियम। ठीक है, तो पोटाशियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, बताइए तो 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए तो भंजन क्या हो जाएगा हमारा? पेट्रोल। तो भंजन क्या हो जाएगा हमारा? पेट्रोल। ठीक है, भंजन क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। अब प्रगलन क्या हो जाएगा हमारा? तांबा। प्रगलन क्या हो जाएगा हमारा? तांबा हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजनीकरण क्या हो जाएगा हमारा? खाद वर्षा। क्या हो जाएगा? खाद वर्षा हो जाएगा। ठीक है, अब वल्लीकरण क्या हो जाएगा आपका? रबर हो जाएगा। वल्लीकरण क्या हो जाएगा? रबर। तो देख लीजिए, तो पहला का दो, फिर 2 3 4 1, 2 3 4 है। तो देखिए किस में हमारा? ऑप्शन नंबर बी में। किस में हमारा? ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑक्सीजन या ओजोन? बताइए 74 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करते हैं तो चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है,
ठीक है। CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 जब करेंगे अब क्रिया क्या हो जाएगा, CaCO3 प्लस क्या हो जाएगा हमारा H2O। ठीक है। चलिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज या डाइस्टेज? बताइए। 75 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, जाइमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइमेज। ठीक है। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, बताइए। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन या पीवीसी? बताइए। 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या, पीवीसी। तो जैव निम्नलिखित बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। ठीक है। और आपका सेलुलोज हो गया, आपका सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन। सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन, ये क्या आपका जैव निम्नलिखित बहुलक है। क्या है, जैव निम्नलिखित बहुलक है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 77 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन एवं उनके उपापचय क्रियाओं को प्रभावित व नियमित करते हैं। ठीक है। तो पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है। तो कौन कौन सा होता है पादप हार्मोन, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और क्या होता है, एथिलीन होता है। कौन कौन सा, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन होता है। ठीक है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 78 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। तो मनुष्य के मुख गुहा में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक बहुलक होता है आपका स्टार्च, उसको माल्टेज में विखंडित कर देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन रोगों से बचाता है, बताइए। तो आपने पढ़ा होगा क्या, टीपीटी। तो टीपीटी का टीका आपने पढ़ा होगा, टीपीटी। तो डी से क्या होता है आपका, डिप्थीरिया। पी से क्या होता है, पर्टूसिस। और टी से क्या होता है, टिटनेस। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से क्या होता है, टिटनेस होता है। ठीक है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ठीक है। अब पर्टूसिस को क्या कहते हैं, काली खांसी कहते हैं। पर्टूसिस को क्या कहते हैं, काली खांसी कहते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया और पर्टूसिस मतलब काली खांसी और टिटनेस। देखिए किस में हमारा है, तो काली खांसी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया किस में हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। किस में हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या सेरिब्रम? बताइए। 80 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हाइपोथैलेमस। तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण आदि सभी हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल या शनि? बताइए। 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है, शुक्र है। ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। ठीक है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तथा सबसे चमकीला ग्रह है। कौन सा, शुक्र। शुक्र जो है सबसे निकट, पृथ्वी का सबसे निकटतम है तथा सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है। और शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। ठीक है। इसलिए कहते हैं क्योंकि शाम में पश्चिम दिशा में तथा भोर में पूर्व दिशा में होता है। ठीक है। तो शाम में क्या रहता है, पश्चिम दिशा में रहता है, भोर में क्या रहता है, पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। ठीक है। और यह ग्रह जो आपका, यह ग्रह जो आपका विपरीत दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज जो चक्रण करता है। ठीक है। क्लॉकवाइज जो चक्रण करता है इसे पृथ्वी का भगिनी कहते हैं। यह ग्रह तो आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास क्या, कोई उपग्रह नहीं। ठीक है। और इस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 95%। शुक्र ग्रह पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 95% है। ठीक है। इस कारण इस ग्रह का तापमान क्या होता है, अन्य ग्रहों की तुलना में जो है सर्वाधिक है। मकर संक्रांति किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब होता है,
21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर या 23 सितंबर। बताइए मकर संक्रांति मतलब कैप्रिकॉर्न सॉल्स्टिक किस तिथि को होता है, बताइए। बताइए 82 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और और आपका 21 मार्च और 23 मार्च, और 21 मार्च और 23 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है आपका संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। इसे क्रमशः बसंत विषुव और शरद विषुव कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अपसारित चट्टान का उदाहरण है, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर या उपयुक्त में से सभी। बताइए 83 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर ये तीनों होता है, अपसारी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपसे पूछा गया सत्य है, बताइए। 84 का आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन सा आपका कथन सत्य है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, ये सही है आपका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो है, ये भी सही है आपका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा है, ये भी आपका सही है। तो पूछा गया कौन सा आपका कथन सही है, तो ये सारे आपका कथन जो है सही है। ये सारे कथन के आपके सही है, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी कथन हमारा क्या है, सही है, ठीक है। चलिए 85 का आंसर बताइए। एशिया के प्रमुख नदियों में कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, लीना, ओबे, एनएससी या इनमें से सभी। बताइए 85 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो लीना का भी होता है, ओबे का भी और एनएससी का भी, तो ये तीनों का। तो उपयुक्त में से सभी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस इनमें सभी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तीनों नदियां जो आपका आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं, ये तीनों नदियां जो आपका आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां, ठीक है। इसी कारण जो है इन नदियों का मुहाना शीत ऋतु में क्या हो जाता है, जम जाता है। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए। 86 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा कथन हमारा जो है सत्य है, बताइए। बताइए 86 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो पूछा चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य होता है। केंद्र में उच्च दाब होता है, नहीं ये आपका गलत है। केंद्र में उच्च दाब नहीं होता, कौन सा दाब होता है, निम्न दाब होता है। केंद्र में क्या होता है, चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में निम्न दाब होता है। क्या होता है, केंद्र में जो है निम्न दाब होता है, ठीक है। ये पहला गलत है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, नहीं अनुरूप नहीं होती, क्या होती है आपकी विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है, अनुरूप नहीं होती, विपरीत होती है, ठीक है। चक्रवात में जो है उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होती है, अनुरूप नहीं, क्या होती है, विपरीत होती है। तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया। तीसरा, दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती, नहीं विपरीत नहीं होती, क्या होती है इसमें अनुरूप होती, क्या होती है अनुरूप होती है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका चक्रवात में जो होता है दिशा क्या होता है आपका अनुरूप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई कथन जो हमारा सही नहीं है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई भी कथन हमारा जो है सही नहीं है, सभी कथन क्या हमारा गलत है। तो सभी कथन क्या हमारा गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, पोटास की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, आयरन की। बताइए 87 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पोटास। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू की फसल उगाई जाती है। चलिए 88 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए 88 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं हम लोग, तो किसको कहते हैं, कानपुर को। किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, कानपुर का। पहला का क्या हो जाएगा 4। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को। किसको कहते हैं, कोयम्बटूर को। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। तो तीसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं, मुंबई को। किसको कहते हैं, मुंबई को, ठीक है। तो कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन के हिसाब से। तो 4 4 3 2 1, तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1949 में, 1954 में या 1953 में? बताइए। 89 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। तो केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना आपका 1949 में हुआ था, ठीक है। और 1948 में क्या हुआ था आपका? कुटीर उद्योग बोर्ड, कुटीर कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था आपका? 1948 में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 1954 में याद रखिएगा, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1954 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है। और 1953 में क्या चीज़ का स्थापना हुआ था? तो अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज? बताइए। 90 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? चिनाब। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका चिनाब नदी है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1100। भारत में इसकी लंबाई कितनी? 1180 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर है, ठीक है। यह फिर पंजाल में गहरा गौज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा एवं भागा दो धाराओं के मिलने के बाद मुख्य नदी चिनाब का निर्माण करती है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा एवं भागा दो धाराओं के मिलने के बाद मुख्य नदी चिनाब का निर्माण करती है, इसलिए इस नदी का अन्य नाम क्या आपका? चंद्रभागा। चिनाब नदी का अन्य नाम क्या आपका? चंद्रभागा नदी है, ठीक है। ये भी याद रखिए। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाखदत्त, हरिसेन, भभूति या शूद्रक? बताइए। 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसकी रचना है? विशाखदत्त की, ठीक है। इसमें आपका जो है गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया। इसमें जो है गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया? 1990, 91, 1992, 93, 1993, 94, 1995, 96? बताइए। 92 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1990, 91, ठीक है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? नाम था उसका परम परम 8000। क्या नाम? परम 8000, ठीक है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000 था, ठीक है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा 1990, 91 में विकसित किया गया था। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा 1990, 91 में विकसित किया गया था, ठीक है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 27 अप्रैल, 22 जून या 27 मार्च? बताइए। 93 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना? 27 मार्च। तो प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस आपको 27 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। मई में आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट आप याद रख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है आपका? 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपका? 8 मार्च को, ठीक है। और 15 मार्च को मनाया जाता है क्या आपका? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस, ठीक है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, ठीक है। याद रखिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या अशोक चक्र? बताइए। 94 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? महावीर चक्र। क्या हो जाएगा? महावीर चक्र। कौन सा हो जाएगा? महावीर चक्र, ठीक है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा? महावीर चक्र है, ठीक है। यह पुरस्कार तीनों सेनाओं में दुश्मनों के सामने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। और सर्वोच्च ये आपका दूसरा हो गया कौन सा? महावीर हो गया। पहला क्या आपका? पहला है परमवीर चक्र, ठीक है। तो सब सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? आपका परमवीर चक्र है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? महावीर चक्र। उसके बाद क्या आता है? महावीर चक्र आता है। फिर महावीर चक्र के बाद तीसरा बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा? आपका वीर चक्र। कौन सा? वीर चक्र। तो सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, फिर है महावीर चक्र, फिर क्या आपका? वीर चक्र, ठीक है। अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका? 8, 9, 10 या 11? बताए। 95 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना? 10। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था आपका? 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में हुआ था, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरित किया था। प्रत्येक 10 दिसंबर को। तो डेट भी याद रखिएगा। प्रत्येक
प्रतिवर्ष जो आपका 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। अब तक कुल 10 भारतीय नागरिकों को यह पुरस्कार मिल चुका है। कितना? 10 भारतीय नागरिकों को यह पुरस्कार जो है मिल चुका है। ठीक है, तो नाम भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन से आप नाम याद रखिएगा। तो कौन कौन सा? पहला रविन्द्रनाथ टैगोर। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, इन्हें दिया साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था कब? 1913 में। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि पुस्तक थी। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए जो इन्हें 1913 में जो है नोबेल का जो है साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा आपका कौन था? सी वेंकट रमन। कौन था? सी वेंकट रमन। इन्हें कब दिया गया था आपको? 1930 में। सी वेंकट रमन को दिया गया था 1930 में। क्यों दिया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, और तीसरा था आपका हरगोविंद खुराना। क्या नाम था? हरगोविंद खुराना। इन्हें कब दिया गया था आपका? हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 में। कब दिया गया था? 1968 में। तो इन्हें क्यों दिया गया था? चिकित्सा क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और 1979 में जो मदर टेरेसा को दिया गया था। किसे? मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, और 1983 में दिया गया था एस चंद्रशेखर को। 1983 में दिया गया था एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में। और 1998 में दिया गया था अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में। 1998 में दिया गया था अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और 2001 में दिया गया था BS नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में। 2001 में दिया गया था BS नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में। और 2009 को दिया गया था B रामकृष्ण को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। 2009 में दिया गया था B रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में। 2014 में दिया गया कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। 2014 में दिया गया कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। 2019 में दिया गया अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु प्रयास के लिए दिया गया था। 2019 में दिया गया था अभिजीत बनर्जी को दिया गया था वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु प्रयास के लिए दिया गया था। ठीक है, सबसे लेटेस्ट। एक व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो लड़के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये आपका मैथ का सवाल है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप इसे बना लीजिएगा मैथ का। तो सिंपल क्या दिया गया है? एक व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से जो है 24 वर्ष अधिक है। तो 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाती है। तो लड़के वर्तमान आयु। तो सिंपल आप इसको इजीली एक्स मान के बना सकते हैं आप। अगर मेरा मैथ का वीडियो देखे हो तो आप इजीली बना सकते हैं। कितना दिया है? 24 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें क्या है? दुगनी हो जाती है। तो सिंपल इसको जब निकालिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2x + 4 हो जाएगा। 2x + 4 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x + 26। तो जब इधर कीजिएगा एक्स आपका क्या खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा? 1x बचे। तो x बराबर यहाँ क्या आएगा? 26। 26 में जो 4 जाएगा कितना आएगा? वो 22। कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक है, तो 22 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैथ का वीडियो देखें तो आप इसलिए बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कितना? 22। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मैथ किए हैं। ठीक है, और 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बना लीजिएगा। 98 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। 98 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और 99 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है। 99 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है। और 100 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है। 100 का भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो बना लीजिए। 4 मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी ईजी है। अगर आप नहीं बना पा रहे तो मेरा मैथ का वीडियो देखिएगा तो आप उसमें इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।